हेलो दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और पॉपुलर एनिमे का जिसका नाम है डीमन स्लेयर। रिव्यू बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से रिव्यू शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट बताऊंगा जो कि हमें स्टार्टिंग के 2 से 3 एपिसोड्स में पता चल जाता है। उसके बाद 5 पॉइंट्स में मैंने इस रिव्यू को समराइज़ कर दिया है। अगर आपको इस एनिमे का प्लॉट पता है तो आप 2 से 3 मिनट जंप कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है इसमें पूरा फोकस है एक बंदे पर जिसका नाम है तांजीरो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-16 साल का एक बंदा है और कोयला बेचकर अपना घर चलाता है क्योंकि उसके फादर नहीं है। घर में उन्होंने बास्केटबॉल की टीम खड़ी कर रखी है, यानी कि उनके 5 भाई बहन हैं और मदर है ऑफ कोर्स। अब एनिमे की जो सेटिंग है पूरी गाँवों में है और गाँवों में आसपास डीमंस का बसेरा है। डीमंस की खास बात यह है वे रात में ही निकलते हैं, बिल्कुल टिपिकल टाइप के जो डीमंस हमें दिखाए जाते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। वो रीजनरेट कर लेते हैं और धूप की रोशनी में मारे जाते हैं। लेकिन इन डीमंस को मारने का एक और तरीका है जो कि है निचरन ब्लेड करके एक इसमें सॉर्ड दिखाई गई है, तलवार है। उस तलवार से अगर हम डीमन का सर अलग कर दें, उसकी गर्दन अलग कर दी जाए तो फिर डीमन मारा जाता है। डीमंस की खास बात यह है कि जब ये किसी ह्यूमन को काटते हैं या खाने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा या बंदी डीमन नहीं बनता है बल्कि मर जाता है और उससे डीमन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यानी कि एक डीमन जितना ज़्यादा ह्यूमंस को मारेगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो लौटते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर। बंदा एक दिन अपने घर से थोड़ा दूर एक दूसरे टाउन में कोयला बेचने निकलता है और लेट हो जाता है पूरा कोयला बेचने के चक्कर में। अब अंधेरा हो चुका होता है और बंदे को क्या करना पड़ता है, एक ताऊ के घर पे रात गुजारनी पड़ती है। बंदा सुबह उठता है और घर की ओर रवाना होता है और घर पहुंचते ही क्या देखता है कि किसी ने उनकी पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया है। ये तो डीमंस का ही काम है। बंदा कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा शॉक में चला जाता है, फिर उसकी नज़र पड़ती है अपनी एक बहन पर जो कि अधमरी हालत में है। बंदा तुरंत होश में आता है और अपनी बहन को कंधे पर बिठाकर दौड़ लगाता है कि किसी तरीके से उसे बचा ले। लेकिन क्या होता है कि बंदे की जो बहन है वो अब डीमन बनने लगी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कोई नॉर्मल डीमन किसी इंसान को खाता है या काटता है तो वो मर जाता है, लेकिन इसका जो मेन विलन है उसके पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि अगर वो किसी को चाहे तो डीमन बना सकता है। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ का जो मेन विलन है उसी ने अपने हीरो की फैमिली को स्लॉटर किया है। ऐसा उसने क्यों किया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मेन विलन को आना पड़ा अपने एक छोटे से गांव में रहने वाले बंदे की फैमिली को मारने के लिए। तो वो सब आपको एनिमे में देखने को मिल जाएगा। अब उसकी बहन बन रही है डीमन, तो बंदे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। छोटी सी एक फ़ाइट भी होती है उनके बीच, तभी एंट्री होती है एक हाशिरा की। हाशिरा का नाम है गियू। अब हाशिरास क्या होते हैं, मेन हीरो। डीमन स्लेयर वैसे तो इस सीरीज़ के हीरो है, लेकिन हाशिरा टॉप लेवल के डीमन स्लेयर्स को कहा जाता है। तो अपना हाशिरा पहले तो उसकी बहन को मारने की कोशिश करता है, फिर उनके बीच कुछ वार्तालाप होती है और अपने हाशिरा को दया आ जाती है। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को कुछ ज्ञान पेलता है। बेसिकली एक बूढ़ा का पता देता है जिसका नाम है ओकोडाकी, जो कि एक फॉर्मर यानी कि रिटायर्ड हाशिरा है। बंदा उसके पास जाता है और फिर 2 साल का क्रैश कोर्स करता है ताकि वो डीमन स्लेयर बन सके। डीमन स्लेयर बनने के लिए आपको एक कंपटीशन पास करना होता है। तो बंदा इनरोल करता है उस कंपटीशन में और पास कर लेता है। क्यों? क्योंकि पास नहीं करेगा तो फिर स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। तो बंदा बन चुका है डीमन स्लेयर। इससे आगे की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब हम अपने मेन रिव्यू को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इसकी सिंपल स्टोरी। दोस्तों ये पूरा एनिमे 26 एपिसोड्स का है। आपके दिमाग को ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका गोल जो है वो अपनी बहन को फिर से डीमन से ह्यूमन बनाना है और उसी गोल को पूरा करने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब भले ही ये सीरीज़ आपका दिमाग ना घुमाए, लेकिन ये आपको अपनी जगह से उठने भी नहीं देगा।
इसकी स्टोरी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि भले ही इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सस्पेंस ना हो, फिर भी ये आपको पूरी तरीके से जकड़ लेती है, क्योंकि इसकी जो थीम है, इसकी जो डार्क थीम है, वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगती है। हम हर सेकेंड ये सोचते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। इस पूरे सीज़न को आप एक तरीके से समरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपरली नहीं बताई गई है, ताकि आने वाले सीज़न के लिए हमारा एक्साइटमेंट बना रहे। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है, उसके बारे में मुझे कुछ भी बताने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो है एनिमेशन। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों ने इसके एनिमेशन से इम्प्रेस होकर ही इसे देखा है, और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का एनिमेशन किया गया है। आपको सच में इस एनिमे से प्यार हो जाएगा। आप कोई सी भी क्लिप उठा के देख लीजिए, आपको इसके एनिमेशन का लेवल पता चल जाएगा। साथ ही मैंने इस एनिमे को इंग्लिश डब में देखा है, तो डबिंग तो मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ कंप्लेन कर पाए, आपका काम चल जाता है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स की जो डबिंग है वो आपको सूट होती भी नहीं लगेगी कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आप इन छोटी छोटी बातों को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके एनिमेशन की सबसे यूनिक बात मुझे ये लगी कि ये एक शोनेन एनिमे है, काफ़ी सारा एक्शन है, फिर भी जो इसका जो एनिमेशन है, जब तलवारें घूमती है, कलर्स दिखाए जाते हैं, फ्लेम्स का कलर्स, वाटर का कलर, तो वो बिल्कुल आपकी आंखों में घुल जाता है। एक्शन के बावजूद वो आपको चुभता नहीं है, बल्कि सूदिंग लगता है। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है इसकी हायरार्की। दोस्तों, इसमें अपने मेन हीरोज़ के रूप में हाशिरास को दिखाया गया है, और इसकी जो मेन विलन है वो डीमन मून्स है। इसके पावर सिस्टम्स को ठीक से एक्सप्लेन तो किया गया है, लेकिन सभी के पावर सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया है। ये सारी चीज़ें हमें एक्साइट करती है कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि इसमें 9 हाशिरास को दिखाया गया है और 12 डीमन मून्स को। डीमन मून्स क्या है? अपना जो मेन विलन है मुजान, जिसने अपने हीरो की फैमिली को स्लॉटर किया था, उसके चेले चपाटे हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमें बहुत ही कम डीमन मून्स को दिखाया गया है। साथ ही हाशिरास में भी हमें 2 या 3 हाशिरास को दिखाया गया है, उनमें से भी सिर्फ एक पे ठीक से फोकस किया गया है। तो ये आगे आने वाले सीजन्स के लिए हमारी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा हाशिरा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा डीमन मून पावरफुल है, और कौन सा हाशिरा किस डीमन मून से पावरफुल है, कौन किसे मार सकता है। हालांकि डीमन मून्स में ये क्लियर है कि जिसका नंबर कम होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि नंबर 1 का जो डीमन मून है वो नंबर 4 के डीमन मून से ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन हाशिरास के केस में हमें ये कंपैरिजन नहीं दिखाया गया है, ना हाशिरास का कोई नंबर है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट करती है। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है एनिमे का डाउन टू अर्थ होना, यानी एनिमे को ज़्यादा हवा में नहीं उड़ाया गया है। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो विलन्स हो चाहे वो हीरोज़ हो, सारों की जो पावर्स है उसमें लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। अपना जो मेन कैरेक्टर है उसे भी काफ़ी सिंपल दिखाया गया है। हाँ, कहीं कहीं पर लगता है कि वो ओवर पावर्ड है, लेकिन उसका जो क्रैश कोर्स था उसकी ड्यूरेशन हमें 2 साल की बताई गई है, तो उसका थोड़ा पावरफुल होना जस्टिफाइड लगता है। यानी कि डीमन मून्स तो पावरफुल है ही, लेकिन उन्हें काउंटर करने के लिए हाशिरास को भी काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है। हालांकि एक मोमेंट पे हमें ऐसा लगता है कि जो हाशिरास है वो इतने पावरफुल नहीं हैं, लेकिन ये एक ट्विस्ट का बेस हो सकता है आगे चल के हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। साथ ही साथ हमारा जो मेन विलन है उसका अपीयरेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन उसके जो चेले हैं, उसके जो पपेट हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारा जो मेन विलन है वो कितना पावरफुल होगा। और हमारा जो मेन विलन है वो काफ़ी ब्रूटल है, हो सकता है आपका फेवरेट विलन भी बन जाए, और उसके एक्सप्रेशंस सच में एक डर पैदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर को भी डाउन टू अर्थ दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो एक एक हाथ में विलन्स को उठा उठा कर फेंक रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जो कि हमें काफ़ी नेचुरल लगता है। तो दोस्तों, हमारा जो 5th और आखिरी पॉइंट है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके अंदर हमें 50 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही को पिक किया गया है डेवलप करने के लिए।
उनकी बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है। हालांकि वो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि बंदा डीमन स्लेयर क्यों बना। इवन हमें डीमंस की भी स्टोरी दिखाई जाती है जो कि हमें डीमंस से भी इंगेज करवाती हैं। एक टाइम पे हमें लगता है कि डीमंस असली विलन नहीं है, लेकिन वो ब्रूटल भी होते हैं, लोगों को मारते भी हैं, तो वो हमें हेट करने पर भी मजबूर करता है। नॉर्मली एनिमे के ख़त्म होने पर हम किसी एक कैरेक्टर के फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन अटैक ऑन टाइटन की तरह 10-15 कैरेक्टर के तो नहीं, लेकिन 3 से 4 कैरेक्टर्स के आप फ़ैन ज़रूर हो जाओगे। तो यहाँ पर आकर इस एनिमे की तारीफ़ें होती है समाप्त। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस एनिमे के अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नेगेटिव जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि इसकी स्टोरी जो है काफ़ी सिंपल रखी गई है। हो सकता है कि किसी के लिए अच्छी बात हो, लेकिन कई लोगों को माइंड घुमा देने वाली स्टोरीज ज़्यादा पसंद आती है, तो उनके लिए ये एनिमे नहीं बना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर कोई ऐसा एनिमे तलाश कर रहा है जो उसके दिमाग के पुर्जे पुर्जे अलग कर दे, तो ये एनिमे उनके लिए नहीं है। ये एनिमे उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो फ्लो के साथ बहना पसंद करते हैं और काफ़ी लाइट स्टोरी वाला एनिमे देखना पसंद करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट से जुड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, कुछ पे फोकस भी किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें वो जो फोकस है थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। साथ ही डीमंस और यहाँ तक कि जो हमारे हीरोज़ है, डीमन स्लेयर्स है, उनकी बैक स्टोरी भी हमें काफ़ी सिमिलर लगती है। ऐसी कोई उसके अंदर यूनिकनेस हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बैक स्टोरी रिलेट करती है उनके डीमन स्लेयर बनने से कि वो क्यों डीमन स्लेयर बने। तो हो सकता है वो किसी को अच्छी लगे, लेकिन किसी के लिए वो डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। साथ ही इसके अंदर एक कैरेक्टर है ज़ेनेत्सु नाम का, जो कि जबरन हमें बीच बीच में आकर परेशान करता है, बेवजह की हंसाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम स्टार्टिंग में उससे हेट करें और उसके एक्शंस देख के उसके फ़ैन हो जाएं, लेकिन उसने हमें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि हम उसके एक्शंस देखने के बाद भी उससे ठीक से अटैच नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा एक्सट्रीम नहीं किया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों, ये थे हमारे रिव्यू के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। दोस्तों, अगर इस रिव्यू से हटकर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैंने इस एनिमे को 2 बार ड्रॉप किया है और तीसरी बार में जाकर मैंने इसे कंटिन्यू किया, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के जो एपिसोड से काफ़ी हमें बोर करते हैं। ऐसा कुछ हमें एक्साइटिंग स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलता, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वरना आप इस एनिमे को बीच में ही ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि हर एनिमे द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड जैसा एक्साइटिंग तो नहीं होता जो आपको पहले ही एपिसोड में बांध लेता है। तो अगर आपने इस एनिमे को देखने का मन बना लिया है तो फटाफट से देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। अगर आप ऑलरेडी इसे देख चुके हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि बाकी के लोग पढ़ के इस एनिमे के बारे में और ज़्यादा जान सकें। दोस्तों, अगला रिव्यू मैं किस एनिमे का करूं वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी लिस्ट में काफ़ी सारे अच्छे एनिमेज़ हैं, जैसे ओरेगाइरो की सीरीज़, या फिर द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स, होरीमिया, अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडेमिया और ऐसे कई सारे एनिमेज मेरी लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही कहीं रोम कॉम और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का भी रिव्यू मैं करने वाला हूं। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगला रिव्यू किस एनिमे का करूं। सो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।